दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी दोस्तों, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले 6 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें परीक्षा में जाने से पहले। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। आत्मीय समाज की स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों 1857 ईस्वी दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना किसने की थी प्रार्थना समाज की, तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में की थी दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। एक है ब्रह्म समाज, इसमें से आप भारतीय हटा दीजिए, ठीक है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। ये आपको याद रखना है, 1828 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। यहां पे भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है तो 1866 होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। बताइए किस संगठन की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। देखिए आपको मन में उत्तर सोचना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और ज्यादा से ज्यादा है वो दोस्तों सुनने की कोशिश करना है आपको। ये जो पेपर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन या सत्य कथनों का अपने को यहां पर क्या करना है, चयन करना है। 2 कथन दे रखा है, कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में पारित हुआ, बिल्कुल सही बात है साहब। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम है ये दोस्तों पारित हुआ था। दूसरा देखिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सन 1829 में पारित हुआ, ये गलत हो जाएगा। 1829 नहीं दोस्तों 1929 होना चाहिए था इसमें, ठीक है। 1929 में ये पारित हुआ था, यहाँ पे दोस्तों 1829 है, ये गलत दे रखा है। तो अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, पहला इसमें सत्य है, तो यहाँ पर केवल एक इसमें सत्य होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। देखिए अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी मदन मोहन मालवीय, गदर पार्टी मदन मोहन मालवीय ये दोस्तों गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी 1913 में, ठीक है। तो ये अपना तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य युग्म है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो वो थे द्वारकानाथ, ठीक है।
इसमें देखिए दोस्तों क्या है, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए इंडियन मिरर 1862 में कलकत्ता में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रकाशित समाचार पत्र था। लेकिन यहां पे संस्थापक कौन था वो पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है एलन बरो। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, इन्होंने दोस्तों भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1843 में। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी? बताइए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नाइट की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, और दोस्तों कौन सी घटना के विरोध में दोस्तों इन्होंने ये उपाधि है ये लौटा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में दोस्तों उन्होंने ये नाइट की पदवी है ये लौटा दी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? दोस्तों फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महात्मा गांधी। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी 1909 में लिखी थी दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये पुस्तक है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आगे देखिए यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जन्मदाता माना जाता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में जिस समय रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया उस समय वायसराय कौन था? भारत में जिस समय रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया उस समय वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया ये दोस्तों आप सभी को पता है ये 1919 में लागू किया गया था, और उस समय जो वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 13 नंबर का प्रश्न है, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को ये चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और इसके विरोध में दोस्तों यानी कि ये हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है। दोस्तों देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, बिल्कुल सही है। सेवा समिति की स्थापना हरदेनाथ कुंजरू ने की, बिल्कुल सही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने की, बिल्कुल सही है। संगत सभा यहां पे राधा कृष्ण देव दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संगत सभा का जो गठन है ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित यहां पर नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यह अधिवेशन है ये कानपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर? कानपुर में आयोजित किया गया था ये। आगे देखिए अलादिया खां का जन्म कहां हुआ था? अलादिया खां का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? यहां पर देखिए ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अलादिया खां का जो जन्म है ये टोंक रियासत में हुआ था, और टोंक में उनियारा, ठीक है, टोंक में है उनियारा, यहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे अलादिया खां? तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊं
तो ये जयपुर संगीत घराने के प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनियारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनियारा टोंक। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों तलवारों की गैर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है मेनार उदयपुर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से तमाशा लोकनाट्य है? निम्न में से तमाशा लोकनाट्य है तो दोस्तों तमाशा लोकनाट्य है ये मूलतः दोस्तों महाराष्ट्र का ये लोकनाट्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का ये लोकनाट्य है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि तमाशा लोकनाट्य है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे उनियारा, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, हीर रांझा रूपचंद्रगढ़ी, तो दोस्तों ये दोनों ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कर लेना, उनियारा को काट लेना। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोकनाट्य है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कामायचा में कितने तार होते हैं? कामायचा में कितने तार होते हैं मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा कामायचा में 16 तार होते हैं। ठीक है, कितने? 16 तार, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए आगेटा मृत व्यक्ति की सैया पर पैसे उछाले जाते हैं। आगेटा किसको कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है मृत व्यक्तियों की सैया पर पैसे उछाले जाते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगेटा किसको बोलते हैं? मृत व्यक्ति की सैया को रास्ते में किसी चौराहे पर रोक कर दोस्तों आगे के आदमी पीछे हो जाते हैं और पीछे के आगे हो जाते हैं, यानी कि आदमी पलट दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं आगेटा। ठीक है, तो अपना पहला इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए लापा, लापा क्या होता है? मृत व्यक्ति के बेटे व पोते द्वारा शव को अग्नि दी जाती है, उसको लापा कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 नंबर का इसमें क्या है, सत्य है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कान्हा व्यास ने की थी दोस्तों एकलिंग महात्म्य की रचना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा मेला भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ये तो सभी को पता होगा, नवमी का मतलब गोगा नवमी। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जो गोगा जी का मेला लगता है ददरेवा चूरू में, ठीक है, वहां पर दोस्तों ये भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये मेला लगता है, तो यहां पर ददरेवा का मेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन गोगा नवमी भी बोलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों सत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। देखिए इनका जन्म 1143 ईस्वी में फारस में हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों का दोनों है वो इसमें सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 1 और 2 दोनों सही है इसमें। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ये बीकानेर में हुई थी, और कब हुई थी? 1983 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1983 में, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपुताना संग्रहालय अजमेर की स्थापना कब हुई? राजपुताना संग्रहालय अजमेर की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1908 में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है, 1908 में। आगे देखिए यहाँ पर है, निम्न में से गलियाकोट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? निम्न में से गलियाकोट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है, यहाँ बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दोस्तों देखिए गलियाकोट की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और दोस्तों संत सैयद फखरुद्दीन की दोस्तों यहाँ पर दरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर बख्तियार काकी की दरगाह नहीं, यहाँ पे संत दोस्तों फखरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पे संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पर बख्तियार काकी की नहीं है, तो गलत हो जाएगा पहला कथन। वर्तमान में यह दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल दूसरा ही इसमें क्या है, सत्य है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीनमाल जालौर में, भीनमाल जालौर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्के के अध्ययन को दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सुनारी सभ्यता कहाँ पर है ये दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, खेतड़ी तहसील झुंझुनू में ये सुनारी सभ्यता है। और यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ के निवासी चावल का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। घोड़ों से रथ खींचते थे, बिल्कुल सही है। यहाँ से मातृ देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारे के सारे कथन है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और यहाँ से दोस्तों सुनारी सभ्यता से लोहा अयस्क गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ से, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें सत्य है, सुनारी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। 30 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? मेवाड़ भील कोर का गठन दोस्तों 1841 में किया गया, मेवाड़ भील कोर का गठन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान को न्यूटन की गति के नियम से परिभाषित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों कौन सा इसमें सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्रव्यमान आनुपातिकता का नियतांक है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अनुपातिकता का नियतांक है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्प्लावकता क्या है? बताइए उत्प्लावकता क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ऊर्ध्वमुखी बल है, ये उत्प्लावकता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, कमानी बल, ये तीनों के तीनों दोस्तों संरक्षी बल है, लेकिन घर्षण बल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों यहां पर इस पे ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए CaSO4 1/2H2O, ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कैंसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों में समस्थानिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कैंसर के उपचार में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है, बताइए, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए कोबाल्ट थेरेपी में गामा किरणों का प्रयोग है वो औषधीय रूप में किया जाता है। ठीक है, और कोबाल्ट 60 है। ठीक है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो यहाँ पे कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नमक और एंथ्रेसीन के मिश्रण में से एंथ्रेसीन को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बताइए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है ऊर्ध्वपातन विधि का दोस्तों इसमें प्रयोग होता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार हुआ करता था? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु या वायरस दोस्तों अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार हुआ करता था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा विषाणु है वो? दोस्तों याद रखना, यहां पर मैं आपको बता दूं वेरियोला विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरियोला विषाणु इसमें बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाते हैं युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? बताइए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसका मान होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10 की घात में दोस्तों यहाँ पे 11 Nm स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देखिए सही से टाइप नहीं हुआ है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है कि असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी पिंड की साम्य स्थिति में इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, किसी पिंड की साम्य स्थिति में इधर उधर गति करना दोलन कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अपने को क्या करना है? कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। बिल्कुल सही है। प्रति सेकंड में किए गए कंपन को आवर्ती कहते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, प्रत्यावस्था वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों वह पूर्व अवस्था में वापस आ सकती है, तो यहां पर चौथा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? गलत है। बाकी 1 2 3 इसमें सत्य है। अपने को गलत ही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो दोस्तों केवल 4, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को अपने को यहां पर क्या करना है? छांटना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, अपसरे तरंगे, अपसरे तरंगे दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। बिल्कुल सही है। श्रव्य तरंगे दोस्तों, श्रव्य तरंगे हैं ये यहाँ पे 20 हर्ट्ज दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो श्रव्य तरंगे हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे सिर्फ 20 हर्ट्ज दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, और संगीत पैमाने की तरंगे है ये 320 से 240 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन किया? किसने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने किया? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों हेरनर ने किया था ये। ठीक है, हेरनर ने किया था मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन सर्वप्रथम। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चुंबक में कहां पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है? बताइए, चुंबक में कहां पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिरों के समीप। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरों के समीप। 44 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस बहुलक को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? किस बहुलक को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए रेयान है, ये अर्ध संश्लेषित रेशा है ये। ठीक है, जिसे सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, परखनली शिशु से जन्म देने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परखनली शिशु से जन्म देने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं IVF। IVF यानी कि दोस्तों विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा IVF बोलते हैं उसको। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनाज है, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम है। एक तरफ अनाज है, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम है। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। देखिए, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों चावल का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा ये चावल का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है ट्रिट्रिकम
एस्टाइवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये है गेहूं का वानस्पतिक नाम। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? मक्का का वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों इसमें जियामेज, ठीक है। और बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेन्नीसेटम टाइफोइडी, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2413, 2413 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 2413, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है। देखिए, शरीर की आधारशिला किसे कहा जाता है? शरीर की आधारशिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो कहा जाता है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन का जो उपनाम है वो शरीर की आधारशिला है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त जांच कौन सी है? हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त जांच कौन सी है? वो जांच कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा, उस जांच का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये है दोस्तों उस जांच का नाम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों, बताइए कितनी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। ये होती है देखिए लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टिंडल प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, जैसे कि आयकर, निगम कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए उदाहरण नहीं है, आयकर है, निगम कर है, उपहार कर है, लेकिन सीमा शुल्क कर है ये नहीं है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, भुगतान बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। भुगतान बैंक के बारे में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहां पर देखिए दोस्तों सत्य नहीं है, ये पूछा है, यहां पर क्या पूछा है? कौन सा इसमें सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए स्थापना हेतु यानी कि भुगतान बैंक के स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की आधार पूंजी निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है। अधिकतम 5 लाख तक जमाएं स्वीकार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार होनी चाहिए इसमें। तो यहां पर 5 लाख है वो गलत दे रखा है, तो इसमें गलत कथन ही पूछा है कि कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों दूसरा नहीं है, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें केवल 2 लिखा हुआ है। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कैसे ज्ञात किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। यह है दोस्तों यहाँ पर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है ऐसे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? तो कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है दोस्तों? इसमें देखिए खनन है, विद्युत है, विनिर्माण है, लेकिन निर्माण नहीं है इसमें शामिल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है? तो दोस्तों वो है, देखिए कृषि का है 18.8%, उद्योग का है 28.2% और सेवा का है 53%। तो यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, असुमेलित युग्म कौन सा है? वो यहां पर अपने को बताना है।
देखिए एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ वस्तु है। यहाँ पे देखिए रजत क्रांति ये अंडा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सुनहरी क्रांति क्रांति है ये शहद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बादामी क्रांति, यहाँ पे बादाम दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। क्या है? मसाला उत्पादन से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में असुमेलित है, निम्न में असुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ दोस्तों रिफाइनरी है, दूसरी तरफ स्थान है, अपने को बताना है कि कौन सी रिफाइनरी है वो कहां पर स्थित नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए बारूनी रिफाइनरी, दोस्तों जो बारूनी रिफाइनरी है ये कहां पर है? तो ये बिहार में है, बिल्कुल सही है। बोनगाई रिफाइनरी है, ये यहां पे गुजरात दे रखा है, ये गलत है। बोनगाई रिफाइनरी है ये कहां पर है? ये दोस्तों असम में है। कहां पर है? असम में है। डिगबोई, डिगबोई रिफाइनरी है ये दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, डिगबोई रिफाइनरी ये दोस्तों असम में है, डिगबोई। ठीक है, और हल्दिया है वो दोस्तों असम में है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बोनगाई रिफाइनरी है वो असम में है। कोयली है ये गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को काट देना है और बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए हल्दिया भी इसमें गलत दे रखा है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखिए रिफाइनरी का और स्थान का पूछा है तो मैंने आपको बताया बारूनी है ये बिहार में है, बिल्कुल सत्य है। बोनगाई है ये दोस्तों यहां पर है, गुजरात दे रखा है, ये गलत है, ये असम में है। ठीक है, डिगबोई रिफाइनरी ये असम में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और दोस्तों डिगबोई रिफाइनरी है ये असम में है। तो यहाँ पे देखिए इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से ऑप्शन है ये ऊपर नीचे हो गए हैं, पश्चिम बंगाल और असम, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कर लेना। आगे देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा ये प्रारंभ की गई दोस्तों अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई जिसमें 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है डीपी धर मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे तीनों कथन है वो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सत्य कथन है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, पीएम वाणी योजना का उद्देश्य है। पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री वाईफाई से संबंधित है ये पीएम वाणी योजना। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन देखिए यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान में 36 नए रिको क्षेत्र की स्थापना, राजस्थान में 36 नए रिको क्षेत्र की स्थापना। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहां पर देखिए 36 नहीं 32 नए रिको क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई है राजस्थान बजट 2022-23 में। ठीक है, 500 करोड़ रुपए यानी कि 500 करोड़ से ईडब्ल्यूएस कोष का गठन, ये गलत हो जाएगा। 500 करोड़ से नहीं 100 करोड़ रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष होता है। ठीक है, इसके गठन की बात कही गई है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय चाकसू, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताऊं कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये दोस्तों जयपुर में की गई है, जामडोली जयपुर में की घोषणा की गई है, जामडोली जयपुर में। तो चाकसू गलत दे रखा है, इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। इसमें दोस्तों 1 2 3 तीनों ही असत्य कथन है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी है। तो वो जीएसडीपी क्या है दोस्तों? जीएसडीपी है ये 11.96 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़ है ये दोस्तों जीएसडीपी है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कृषि व संबंधित क्षेत्र में असंगत युग्म है। कृषि व संबंधित क्षेत्र में असंगत युग्म कौन सा है, वो यहां पर अपने को बताना है। देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ये बीकानेर में स्थित है, जोबनेर इसमें गलत हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है। निम्न में से असुमेलित कौन सा है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पे देखिए पीपलदा परियोजना है, ये सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। चाकण परियोजना, चाकण परियोजना दोस्तों कहाँ पर है, ये बूंदी में है। यहाँ पर 12 दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में है और सालगांव परियोजना सिरोही में है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मोचिया क्या है। मोचिया क्या है दोस्तों? मोचिया है ये घास का प्रकार है दोस्तों, मोचिया। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जो ये मोचिया है ये सबसे नर्म घास है ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, 2021-22 में कितने जिले अकाल से प्रभावित रहे? तो कितने जिले अकाल से प्रभावित रहे? राइट आंसर हो जाएगा 10 जिले। ठीक है, 10 जिले अकाल से प्रभावित रहे, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, रिको के संदर्भ में सत्य कथनों का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, रिको की स्थापना 1959 में हुई, गलत हो जाएगा। रिको की जो स्थापना है ये दोस्तों 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। देखिए, प्रथम जापानी पार्क निमराना अलवर में है, बिल्कुल सही है। प्रथम कोरियाई पार्क है वो गिलोट अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, चैनपुरा टोंक दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए ये जो चैनपुरा टोंक में दोस्तों प्रथम मिनी एग्रो पार्क है। ठीक है, प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में स्थित है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों मैं रिको द्वारा की बात कर रहा हूं, तो रिको द्वारा श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा में ये 4 एग्रो फूड पार्क है वो स्थापित किए गए। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेयरी सहकारिता के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? डेयरी सहकारिता के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहां पे देखिए, आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1974 में की गई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे 1974 दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। कुल 23 जिला दुग्ध संघ है, बिल्कुल सही है। 16,531 डेयरी सहकारी समितियां हैं, बिल्कुल सही है। बस्सी जयपुर में आरसीडीएफ का फ्रोजन सीमन बैंक है, बिल्कुल सही है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें दोस्तों असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया, बिल्कुल सही बात है साहब, दिया। आगे देखिए, ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में 2 बार अनिवार्य है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में दोस्तों 4 बार आयोजन किया जाना चाहिए। एक 26 जनवरी को, एक 1 मई को, एक 15 अगस्त को और एक 2 अक्टूबर को। ठीक है,
तो इसमें दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को सौंपता है। दोस्तों देखिए, पंच हो या सरपंच हो या उप सरपंच, अपना त्यागपत्र है, ये तीनों ये खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना था, तो दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, असत्य कथन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रैंड चैनल अंडमान निकोबार को किससे अलग करता है, बताइए दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, अंडमान निकोबार तथा सुमात्रा को पृथक करने वाली जल संधि है वो है ग्रैंड चैनल। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा आएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से महाराष्ट्र के दर्रे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे हैं वो कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए, थाल घाट, बोर घाट और पार घाट, ठीक है, ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पे देखिए अगुम्बे घाट दे रखा है, ये अगुम्बे घाट है, ये कर्नाटक का दर्रा है ये, ठीक है। बाकी थाल घाट और पार घाट, ठीक है, या पाल घाट, एक होता है पार घाट और एक होता है पाल घाट, ठीक है। जो पाल घाट दर्रा है ये केरल में है और पार घाट दर्रा है ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे 1 और 3 ये इसमें सत्य है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। 73 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कौन सा पौधा लाया गया, पुर्तगालियों द्वारा कौन सा पौधा लाया गया, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है तंबाकू का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 2015 में ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये प्रारंभ की गई थी। कहाँ से, तो दोस्तों गंगानगर से, ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन किस नदी से संबंधित है, निम्न कथन कौन सी नदी से संबंधित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर पहाड़ी के क्षेत्र से निकलती है, हीराकुंड व टीकरपारा परियोजना इसी नदी पर है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कौन सी नदी की, पता चल गया होगा दोस्तों यहाँ पे आपको, ठीक है। हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर है, तो ये महानदी पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों महानदी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये दोनों कथन है ये महानदी से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, देखिए गंडक परियोजना में शामिल है, गंडक परियोजना में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल ये तीनों शामिल है। तो इस उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, तेल परिवहन के लिए भारत में सबसे पहले पाइपलाइन कहाँ बनाई गई थी, ये बनाई गई थी दोस्तों कहाँ पर, तो ये तेल परिवहन के लिए सबसे पहले पाइपलाइन है ये असम में बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, नून घाटी से बरौनी तक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, ठीक है। दोस्तों यहां पर ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहां पर है, तीनों तमिलनाडु में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है, पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है, देखिए 5वां स्थान है पवन ऊर्जा में भारत का। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम विद्युत ग्रह किस वर्ष बना, शिव समुद्रम जलप्रपात है ये दोस्तों कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, और ये 1902 में बना था दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 1902। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए रानीपेट में पहला सुपर फास्फेट प्लांट स्थापित किया गया, रानीपेट में पहला सुपर फास्फेट प्लांट स्थापित किया गया। दूसरा देखिए, सन 1956 में पहला उर्वरक कारखाना आजादी के बाद स्थापित हुआ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए 1906 में
रानीपेट तमिलनाडु में पहला सुपर फास्फेट प्लांट स्थापित किया गया। और आजादी के बाद सन 1951 में, यहाँ पे 1956 दे रखा है, सन 1951 में सिंदरी झारखंड में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर का कथन गलत हो जाएगा, केवल एक ही इसमें क्या है, सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह नर्मदा घाटी से मालवा पठार तक का भाग माना जाता है। नर्मदा घाटी को भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, ये कौन सी उच्च भूमि की यहाँ पर बात हो रही है, किससे संबंधित कथन है ये दोनों? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित ये कथन है। दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि नर्मदा घाटी से मालवा पठार तक का भाग माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोको द्वीप म्यांमार और किसके मध्य कोको चैनल है? कोको द्वीप और किसके मध्य कोको चैनल है? राइट आंसर हो जाएगा कोको चैनल है ये दोस्तों लैंडफॉल। ठीक है, लैंडफॉल और कोको द्वीप के मध्य कोको चैनल है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2004 को। ठीक है, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन किस फसल से संबंधित है? ये कथन है ये कौन सी फसल से संबंधित है? तो इसमें देखिए, 200 दिन कम से कम पाला रहित होने चाहिए, प्रारंभ में 75 सेंटीमीटर वर्षा व पकते समय तेज धूप आवश्यक है। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है कपास की, यहां पे बात हो रही है कपास फसल की। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से जिले संलग्न नहीं है, यानी कि टच में नहीं है? बताइए कौन से जिले संलग्न नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपको बताऊं तो अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर ये जिले हैं, ये संलग्न नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बरवाड़ा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? दोस्तों बरवाड़ा पर्वत चोटी कहां पर है? तो ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर, जालोर, नागौर, चूरू। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पर्वतीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में पर्वतीय मृदा दोस्तों कोटा और उदयपुर में मिलती है पर्वतीय मृदा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लाल लोमी मृदा है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन कितने प्रतिशत है? राजस्थान में संरक्षित वन है वो कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 56.49% है, ये संरक्षित वन है। ठीक है, याद रखना। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.46%, याद रखना ये भी। और राज्य में आरक्षित वन है वो 37.05% है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है। आखेट निषेध क्षेत्र और जिला दे रखा है। ठीक है, असुमेलित युग्म का अपने को यहां पर चयन करना है। यहां पर देखिए दोस्तों, बरडोद कहां पर है? ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। रानीपुरा यहां पर पाली दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र है, ये कहां पर है? ये टोंक जिले में है। कहां पर है? टोंक जिले में। ठीक है, तिलोरा कहां पर है? अजमेर में। और जरोदा कहां पर है? नागौर में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बनास नदी के संबंध में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। बनास नदी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए, इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे बनास नदी का उद्गम है, इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। मेज इसकी सहायक नदी है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। मेज है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा कथन गलत है, केवल एक ही इसमें सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों यहां पे देखिए, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई राजस्थान में 34 किलोमीटर है। दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई राजस्थान में 34 किलोमीटर है। ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है?
बताइए। तो दोस्तों ये कथन है, ये इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 9 मुख्य शाखाएं निकाली गई, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से केवल बीकानेर जिला लाभान्वित होता है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों इसमें सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। जो फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी जिला है वो है दोस्तों अजमेर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली जिले का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पाली जिले का, 1003। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संबंध में सत्य कथनों का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ मई 2021 के बिलों से प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों कथन है, ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से संबंधित सत्य कथन है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों, डबोक हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है, ये है उदयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन कब से आरंभ किया गया, तो कब से आरंभ किया गया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1982 से, 26 जनवरी 1982 से पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन आरंभ किया गया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का बीकानेर जिला किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो बताइए किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी, अति शुष्क सिंचित आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाथी मीना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाथी मीना नृत्य है ये भीलों का युगल नृत्य है, तो यहाँ पे भील जनजाति का नृत्य है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद किस अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, राइट आंसर हो जाएगा ये रखता है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिटों को भी जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार देती है, संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार देती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 32 के अनुसार, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 103 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला किसने कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला किसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा ये कहा था दोस्तों किसने, तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई है, बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को नहीं बदला है, बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है, यहाँ पे जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति है ये आयु है वो 65 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो सीधा सा हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति।
आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्त होता है? तो दोस्तों ये होता है अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए, यहां पे मैं आपको बताऊं, देखिए जो राज्य महाधिवक्ता है, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद की कार्य अवधि तक दोस्तों पदासीन रहता है ये, ठीक है। तो अपना इसमें ये गलत हो जाएगा। तो पहला कथन इसमें सत्य है, दूसरा इसमें असत्य है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल दो ही इसमें क्या है, असत्य है। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उप मुख्यमंत्री है वो कौन रह चुके हैं? टीकाराम पालीवाल, कमना बेलीवाल, हरिशंकर बावड़ा, और दोस्तों ये तीनों हैं, ये दोस्तों उप मुख्यमंत्री है वो रह चुके हैं। और सचिन पायलट का नाम भी आप यहाँ पे इसमें जोड़ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद के सभापति के त्याग पत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विधान परिषद के सभापति के त्याग पत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 183। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 183। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 1949 में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा इसमें सत्य कथन है? देखिए, अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, बिल्कुल सही है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर एक और दो दोनों इसमें सही है। आगे देखिए, 115 नंबर का प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित रीट है। संविधान में उल्लेखित रीट दोस्तों परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, ठीक है, और भी दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण है। देखिए, संविधान में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है, तो ये सभी क्या है, रिट है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन की चौथी बैठक का आयोजन है वो दोस्तों टोक्यो में हुआ 24 मई 2022 को, टोक्यो में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिणी कोरिया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 118 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत को दोस्तों 150वां स्थान है वो प्राप्त हुआ, 150वां स्थान है वो इसमें प्राप्त हुआ। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्णिया, बिहार में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दिया गया दोस्तों गीतांजलि श्री को, गीतांजलि जी को दिया गया दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इनका उपन्यास है रेत समाधि के लिए, ठीक है, उनके लिए इनको बुकर पुरस्कार है वो दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 121 नंबर का प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? ये हरियाणा में किया गया दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है गोवा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गोवा। आगे देखिए, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया कहाँ पर? ये जयपुर में आयोजन किया गया दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कार 2022 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? ये सीनियर वर्ग में दोस्तों अनिकेत चौधरी को दिया गया। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया।
ठीक है। और सब जूनियर वर्ग में दोस्तों रोहन राजभर को दिया गया। यहाँ पे सीनियर वर्ग का पूछा है तो दोस्तों अनिकेत चौधरी जो क्रिकेटर है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा? अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बांग्लादेश। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। उपविजेता बांग्लादेश रहा और विजेता भारत रहा था। आगे देखिए दोस्तों, एमएस ऑफिस के किस भाग का प्रयोग सांख्यिकी गणनाओं हेतु किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एमएस एक्सेल। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। आगे देखिए, ड्रॉप केप ऑप्शन एमएस वर्ड के किस मेन्यू में होता है? ड्रॉप केप ऑप्शन एमएस वर्ड के किस मेन्यू में होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंसर्ट मेन्यू में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू में। आगे देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+9 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अधिकतम 255 हो सकती है दोस्तों। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 255। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है। देखिए, हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सही संधि का उदाहरण कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए, यहाँ पे नी है प्लस चेतना दोस्तों, यहाँ पे देखिए निर्चेतना दे रखा है, गलत हो जाएगा, निश्चेतना आएगा इसमें। ठीक है, ये वाला सा आएगा। आगे देखिए, पुनः प्लस अवलोकन पुनरावलोकन, ये भी दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, पुनः प्लस अवलोकन यानी कि पुनर्अवलोकन हो जाएगा, रा नहीं आएगा इसमें, र ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर रा नहीं आएगा, र आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पथ प्लस सद्धति, पथ प्लस सती, तो दोस्तों इसमें देखिए पद्धति, ये बिल्कुल सही है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसमें देखिए प्र प्लस ऊड, यहाँ पे प्रोड दे रखा है, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, प्रोड, इसमें डबल मात्रा आएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? बताइए उपसर्ग किसमें नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अकेला। अकेला में दोस्तों कोई भी उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? बताइए इल प्रत्यय किसमें नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इल प्रत्यय किसमें नहीं है? तो दोस्तों जटिल के अंदर इल प्रत्यय है वो नहीं है, बाकी तीनों के अंदर दोस्तों साम प्लस इल, स्ने प्लस इल, फेन प्लस इल। ठीक है, फेन का मतलब होता है जहाग, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए श्वेत पत्र है। ठीक है, श्वेत पत्र यानी कि श्वेत है जो पत्र, इसमें कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आविष्कार जो शब्द दे रखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? बताइए किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें देखिए व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं दोस्तों, ये वाक्य है ये शुद्ध है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मुझे भारी दुख है, मुझे भारी भारी क्या है, मुझे बहुत दुख है, तो यहां पर ये बाकी गलत दे रखे हैं, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कृष का विलोम क्या है? दोस्तों कृष का विलोम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, कृष का विलोम होता है दोस्तों हष्ट पुष्ट, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पावक है, अनल और हुतासन, ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पे तुहिन नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों निसंदेह बात होना, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निसंदेह है बात होना।
आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक है वर का अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा वर का अनेकार्थी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुवर्ण। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुवर्ण। अब देखिए यहां पर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अपने पास में प्रश्न है, वो पूछे जाएंगे परीक्षा में। देखिए, इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इंप्रूव द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको अपने को इंप्रूव करना है। देखिए, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल ए टाइम कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल ए टाइम दे रखा है, इसको इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था दोस्तों? इसके स्थान पर होना चाहिए था, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हेन द टाइम होगा, व्हेन द टाइम होना चाहिए था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम गिवन चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। यहाँ पे देखिए, ही हैड टू काउंट द मनी, ही हैड टू काउंट द मनी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, तो हैड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, देखिए द मनी हैड टू बी काउंटेड। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आई वांट टू उदयपुर टू सी माई मदर, आई वांट टू उदयपुर टू सी माई मदर। दोस्तों इंट्रोगेटिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। यहां पर भी देखिए, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। यहां पे देखिए सेंटेंस देखिए, वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए, वो है चैरिटेबल वर्क्स, यानी कि दोस्तों लोक हितैषी। तो उसको बोलते हैं क्या? फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको, फिलंथ्रोपिस्ट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है टू एक्सप्लेन एडम्स फ्रेज। तो यहां पे देखिए, टू बैंक अपॉन मीन्स, टू बैंक अपॉन मीन, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों टू डिपेंड। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये अपने को सरल करना है, ठीक है, ये सरल करना है। 631 इंटू 631 इंटू 631 प्लस 289 इंटू 289 इंटू 289 बटे 631 इंटू 631 माइनस 631 इंटू 289 प्लस 289 इंटू 289, ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना है? सरल करना है। तो सीधा सा इसमें सूत्र क्या लगेगा दोस्तों? ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए प्लस बी का होता है। तो दोस्तों ए प्लस बी कर लीजिए, 631 प्लस 289 को प्लस कर लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 920। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1.6 0.32 तथा 0.064 का मैसअप ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका मैसअप अपन ज्ञात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 16/10, इसको अपन 32/100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको दोस्तों 64/1000 अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इनका मैसअप है दोस्तों 16, 32, 64 का मैसअप कितना होगा? 16 का भाग जब सभी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 16/1000 कर लीजिए, इसका मैसअप निकल कर आ जाएगा 0.016। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे करने में कितने समय लगा? दोस्तों देखिए, ए का काम कितना हो जाएगा? 1/18, बी का कितना हो जाएगा? 1/12। तो यहां पर अपने को अब क्या करना है दोस्तों? देखिए इसमें साथ में क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों ने मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1/18 माइनस 1/12 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों नीचे कितना जाएगा? 36, ठीक है। एलसीएम ले लिया, कितना? 36 आ गया।
अब दोस्तों इसमें भाग दे लीजिए, ठीक है। 18 से 2 बार गया, 4 से 9 बार गया, तो दोस्तों इसमें माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 4/36 आ जाएगा, यानी कि 1/9। तो 1/9 यानी कि 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए औसत प्राप्तांक किसी परीक्षा में दोस्तों औसत प्राप्तांक दे रखा है 71 और 73, ठीक है। और समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा वो बताना है। इसका अनुपात दोस्तों 3:2 होगा, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, देखिए 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 इंटू 100, तो यानी कि 20% का लाभ हुआ इसमें। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सीईटी स्नातक स्तर के मॉडल पेपर नंबर 7 को कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।